वेलकम फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से बैच जिसका नाम है संभव बैच। संभव बैच, जैसा कि आप सभी को हमारे इस चैनल पे वीडियो मिल चुकी होगी और हमने एक कम्युनिटी भी पोस्ट करी थी। तो संभव बैच 2025 IIT JEE मैथमेटिक्स के लिए है और आज हम शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से बैच को, ठीक है। और ये IIT JEE एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये पूरा बैच, पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा और सभी चैप्टर्स की आप प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे विथ प्रॉपर नोट्स। तो आज हम लेक्चर 1 की बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग लेक्चर 1 की बात करते हैं। तो लेक्चर 1 में आज हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे। शुरुआत में तो हम इंट्रोडक्शन ही करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा काम क्या रहता है, हम इंट्रोडक्शन ले लें, मतलब हम अपने सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस हों, या हमने पिछली अपने ग्रेजुएशन में या पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ रखा है थोड़ा सा उसको रिवाइज करें। ये इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स को जानेंगे और समझेंगे। तो नंबर थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे हमें क्या पढ़ना है, ग्रुप थ्योरी। आगे हमें ग्रुप थ्योरी पढ़नी है। दैट्स वाई वी हैव टू फेमिलियर विथ नंबर थ्योरी। हमें नंबर थ्योरी से फेमिलियर होना पड़ेगा और अगर हम नंबर थ्योरी से फेमिलियर नहीं होंगे तो ग्रुप थ्योरी तो समझ में आएगी, इससे कोई बात नहीं है, और कहीं कहीं पे परेशानी होगी। कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको वाकई में परेशानी, तो उन परेशानियों से निपटने के लिए हमें यहाँ पे नंबर थ्योरी को यहाँ पे ध्यान देना। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए और स्टार्टिंग से अगर मैं आपको समझा पाऊँगा तो मुझे भी परेशानी नहीं होगी कि आगे के लेक्चर्स में हम बीच में कुछ बताएं, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही बेसिक बता देंगे तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप परफेक्ट नंबर का। सबसे पहले हेडिंग आप डालिए परफेक्ट नंबर। नाउ व्हाट इज़ परफेक्ट नंबर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले से बता देता हूँ। नंबर थ्योरी में हम जिस नंबर्स की बात करेंगे, मतलब पूरे नंबर थ्योरी में जिस नंबर की बात चलेगी वो है इंटीजर्स, ठीक है। वो है इंटीजर्स, मतलब हम जो भी उठाएंगे नंबर वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है आपको पता है। इंटीजर्स होते हैं कुछ इस तरीके से। इंटीजर्स में 0 होता है, फिर आपके पास ये नेचुरल नंबर होते हैं अप टू इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी, और इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये होते हैं इंटीजर्स। तो अ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज equal to the sum of its proper divisors. That is equal to the sum of its proper divisors, ठीक है। That is equal to the sum of its proper divisors. तो अ परफेक्ट नंबर क्या होंगे, अ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स। तो वो नंबर्स जो इक्वल होंगे अपने प्रॉपर डिवाइजर्स के सम के। एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल में हमने लिया 6, तो 6 के प्रॉपर डिवाइजर्स कौन होंगे, 1, 2 और 3 और 6, ठीक। अब क्या करना है, हम जिस भी पॉजिटिव इंटीजर्स को परफेक्ट नंबर कहना चाह रहे हैं उसमें वो खुद का सेल्फ डिवाइजर नहीं होना चाहिए, मतलब इस चीज़ को काट देंगे, क्योंकि 6 भी क्या होता है, 6 का डिवाइजर होता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई नंबर सेल्फ का भी जो डिवाइजर होगा, तो यानी सेल्फ को भी जो डिवाइड करेगा, तो 6 को हम नहीं लेंगे। इसके अलावा जो होंगे वो हमारे प्रॉपर होंगे, क्योंकि 6 हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर डिवाइजर्स होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर डिवाइजर। तो हमको प्रॉपर डिवाइजर लेने हैं, मतलब हमको 6 को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, इनको ज़रा प्लस करिए, 6 आए। तो 6 हमारा क्या है, परफेक्ट है, ठीक है।
12 एग्जाम्पल लेते हैं। 12 1 12 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 और 12 होता है। तो प्रॉपर डिवाइजर्स लेने हैं तो 12 हटा दीजिए, क्या हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 6। इसको ऐड करेंगे 6 4 10 13 13 2 15 + 1 16। ये 16 आ गया जो कि 12 के बराबर नहीं हुआ। तो 12 हमारा क्या है, नॉट अ परफेक्ट नंबर। 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये होते हैं परफेक्ट नंबर्स। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल सेट की। आपको परफेक्ट नंबर पता चल गए, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल सेट्स की। तो फंडामेंटल सेट में कुछ फंडामेंटल सेट की बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ग्रुप थ्योरी पे पढ़ना है ताकि हम वो सिलेबस भी कंप्लीट करवा पाएँ। नंबर थ्योरी जेएम में नहीं है, बट नंबर थ्योरी को समझना पड़ेगा ग्रुप थ्योरी के लिए, इसलिए। तो फंडामेंटल सेट में हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इररेशनल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 6 फंडामेंटल सेट हमारे पास है। इसे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से दिखा रहे हैं और यहाँ पे साइड में इस तरीके से लाइन भी खींच रहे हैं ताकि थोड़ा सा अलग से डिनोशन, अलग रिप्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम z से डिनोट करते हैं। दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर q। दिस इज सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब हम मान के चल रहे हैं कि आपको नेचुरल नंबर पता है, इंटीजर्स पता है और रेशनल नंबर पता है, मतलब आप इन सबसे फेमिलियर हो पहले से ही लोअर क्लासेस में। ठीक है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ complex number. So these are our fundamental sets which we have to use in our whole batch। मतलब हम पूरे इस बैच में इन सभी सेट के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में क्लासीफाई करते हैं, तो अगले पेज के लिए हम मूव ऑन करते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल सेट आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल सेट में हमारे पास जो सबसे बड़ा फंडामेंटल सेट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो कुछ इस तरीके से होता है, x + i सच दैट x, y बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। सो दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2 पार्ट आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे होंगे। ठीक है, पहला इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, या प्योरली इमेजिनरी भी होगा। ठीक है, दोनों ही इसी में आएंगे, इमेजिनरी और प्योरली इमेजिनरी। और एक रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट में y 0 हो जाएगा तो रियल पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में x 0 होगा या x नॉन जीरो होगा। x अगर नॉन जीरो होगा तो इमेजिनरी पार्ट होगा, पूरे उसको मतलब इमेजिनरी कहेंगे, पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और अगर x 0 हो जाएगा तो हमको प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 + i, 2 + 3 i। अब इसको कंपेयर करते हैं x + i y से। तो यहाँ पे y क्या है, x क्या है 2, y क्या है 3। x क्या है 2, y क्या है 3। आपको दिख रहा है? ठीक, यहाँ पे x 2 है और y 3 है और दोनों ही रियल नंबर्स हैं, यानी x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर एंड y आल्सो बिलोंगिंग्स टू रियल। x अगर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। लेकिन यहाँ पे x तो 2 है
तो इसको बोलेंगे हम पूरा पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है, एक्स नॉन जीरो है और आयोटा भी इन्वॉल्व है। तो इमेजिनरी नंबर बनने के लिए आपको यहाँ पे आयोटा कंपलसरी है। अब भले यहाँ पे एक्स हो या ना हो, सपोज अगर ये यहाँ पे जीरो होता, ठीक है, एक्स अगर जीरो होता तो हमारे पास क्या होता, सिर्फ 3 आयोटा। 3 आयोटा मतलब सिर्फ आयोटा ही आ रहा है, यानी प्योरली इमेजिनरी, इसको कहेंगे प्योर इमेजिनरी। अब अगर समझिए कि अगर मैं y को जीरो कर दूं तो सिर्फ बचेगा 2। अगर हम y को जीरो कर दें तो बचेगा सिर्फ 2, और ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट। 2 मिला मतलब क्या है, 2 एक रियल नंबर है, 2 मतलब एक रियल नंबर है। सो सिर्फ 2 मिला मतलब हमको सिर्फ रियल पार्ट मिला, हमको सिर्फ रियल नंबर मिला। तो रियल पार्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे रियल नंबर, क्योंकि हमको सिर्फ वो रियल नंबर मिला। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सब डिवाइडेड हुआ इमेजिनरी नंबर में और रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपने लोअर क्लासेस 9th 10th में पढ़ा होगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिला दें तो रियल नंबर बनता है। रेशनल नंबर जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इररेशनल नंबर को अगर हम मिला दें जिसे हम क्यूसी बोलते हैं तो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है, ठीक है। तो इररेशनल नंबर तो हमारे पास बहुत से हैं, पाई हैं, ठीक है, √2 है, ठीक है। तो रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइडेड किया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जो कि आपने पहले ही अपने लोअर क्लासेस में पढ़। अब देखिए अगर आपको यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है, आपके सारे कमेंट्स का आंसर हम यहाँ पे देंगे। अब इसके बाद हम रेशनल नंबर को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर में भी 2 चीज़ें हैं। और पहला तो है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म, रेशनल नंबर होता है P/Q के फॉर्म। तो इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में, और अगर मान लेते हैं कि Q1 हो गया तो ऊपर जो भी नंबर होगा, ठीक है, ऊपर जो भी नंबर होगा, जैसे माइनस में है, प्लस में है, तो वो सिर्फ एक नंबर होगा, क्योंकि जैसे मानते हैं यहाँ पे -2 है तो -2/1 इज इक्वल टू -2, -2/1 इज इक्वल टू -2। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे, ठीक है, ऐसे जो नंबर्स होंगे वो यहाँ पे लिखाएंगे, एंड दैट विल कॉल्ड एज इंटीजर्स, उनको हम इंटीजर्स कहेंगे। और आप सभी को पता ही है कि इंटीजर्स फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया। यहाँ पे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, अलॉन्ग विथ 0। तो फाइनली क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद रियल नंबर है, रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है, उसके बाद इंटीजर्स है, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं, इनको आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ठीक है, इनको आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो इंटीजर्स के बाद नेचुरल नंबर। तो फाइनली हमारे पास जो हुआ, जो रिजल्ट हमारे पास आया वो क्या है कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास आया। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अभी तक चला बेसिक, ठीक है, अभी तक हमने जितना भी आपको बताया ये बेसिक थे। अब मैं आपको स्टार्टिंग से ये भी बता सकता था कि इंटीजर्स क्या हैं, ठीक है, डिटेल में उनकी डिफिनेशन लिखवाता, ठीक है, फ्रैक्शंस वगैरह क्या हैं, रेशनल नंबर की डिफिनेशन लिखवाते, इरेशनल नंबर की डिफिनेशन लिखवाते, रियल नंबर की डिफिनेशन लिखवाते, तो बहुत टाइम जाता, ठीक है, बहुत टाइम जाता। अब देखिए अगस्त स्टार्ट होने वाला है, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इतना ही हमारे पास समय है। 2 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको सभी को पता है 2 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है। IIT JEE मैथमेटिक्स जो IIT दिल्ली इस बार करवा रहा है, 2 फरवरी को एग्ज़ाम है। 2025 डेट आ चुकी है, 2025 डेट आ चुकी है। तो इस बैच में हम वही मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। समय तो वैसे बहुत है, अभी जितना महीना हमारे पास है वो बहुत है, इतने में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि हमें सिर्फ एकदम स्लो
पढ़ते हुए, डिटेल में पढ़ते हुए, मतलब ऐसी चाल नहीं चलनी है कि एकदम स्लो रहें और ठीक तरीके से सिलेबस भी कवर ना करवाएं, स्लो गाड़ी की तरह चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है। एकदम स्लो बेसिक से उठा रहे हैं, अब 1 महीना 2 महीना बेसिक में ही लगे हुए हैं, तो हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि आगे भी सिलेबस बढ़ा है, आगे भी सिलेबस बढ़ा है। जिस ग्रुप थ्योरी को हम समझ रहे हैं कि बहुत छोटा सिलेबस है, वो ग्रुप थ्योरी का सिलेबस बहुत बड़ा है, वो ग्रुप थ्योरी का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है कि हमें जल्दी से जल्दी कवर करवाना है सिलेबस, कवर करना है सिलेबस, पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, हमारे पास कैलकुलस है, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, और इसके बाद आपके पास रियल एनालिसिस है, बहुत बड़े बड़े पोर्शन आपके पास है। इन सबको कवर करने के बाद, ख़त्म करने के बाद, और जो ज़रूरी होगा मैं वहाँ पे वही आपको करवा रहा हूँ। जो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, जिसके चांसेस हैं कि ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, कहीं से भी कुछ फंस सकता है, वो सब हम आपको करवाएंगे। और जो लगेगा कि हाँ इसको बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के चलना है, बस उसको ऊपर ऊपर से देख के निकल जाए। तो यही कर रहे थे अभी तक। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए परफेक्ट नंबर वगैरह क्या होते हैं, क्योंकि डिवाइजर्स का भी आगे रोल आएगा। फंडामेंटल सेट आप देख लीजिए एक बार फिर से गौर से, ये वो फंडामेंटल सेट है जो आगे यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको अभी मैंने बेसिक बताया, देखिए इसको हमने अच्छे से पूरा क्लासीफाई करवाया कि ठीक है फर्दर कितना किस तरीके से क्लासीफाइड हो रहा है, और आखिरी हम यहाँ पे नेचुरल नंबर से पहुँचते हैं। मतलब अब ऊपर से चलेंगे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से सीढ़ी यहाँ पे चलती है। तो अब हम एक्चुअली क्या करते हैं, अब हम नंबर थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। अभी तक थोड़ा सा हमने आपको बेसिक बता दिया जितना बताना था, और भी बहुत कुछ यहाँ पे हम करवा सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना सब कुछ समझ में आ रहा है तो इट इज़ इनफ। ठीक है, अब जो बेसिक हम बताने वाले हैं, उस बेसिक के लिए आपको यहाँ पे पहले एक डिफिनेशन, सॉरी एक हेडिंग लगानी पड़ेगी। उस हेडिंग का नाम है मैपिंग। अब कई बच्चों का सवाल ये है कि सर हमने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है, रिलेशन पढ़ा है, रिलेशन के बाद हमने फिर फंक्शन और मैपिंग पढ़ी। आप तो सीधा मैपिंग पे आ गए, रिलेशन किधर गया। हम यहाँ पे रिलेशन करने थोड़ा ना बैठे। आप ये बताइए, हम यहाँ पे रिलेशन करने बैठे हैं? आपका तो रिलेशन सिलेबस में भी नहीं है। तो और ये जो मैपिंग है वो मैपिंग नहीं है, हाँ लगभग वैसी ही है, बट अभी यहाँ पे जो मैं मैपिंग बताने वाला हूँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है वही 1 1 on 2 लेकिन अलग है। तो आपने मैपिंग ऑलरेडी पढ़ रखी है, जैसे 1 1 मैपिंग होती है, ऑन टू मैपिंग होती है, ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। तो आज हम थोड़ा सा आज जो है हम इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखें। तो हेडिंग डालिए मैपिंग, तो पहला डालिए 1 1 मैपिंग। पहला डालिए 1 1 मैपिंग। तो 1 1 मैपिंग की तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं जो आपने पढ़ रखी है। अ मैपिंग टी कोई मैपिंग है, ठीक है, टी कोई मैपिंग है, या एफ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। अ मैपिंग टी सच दैट ए टू बी is said to be 1 1 mapping, is said to be 1 1 mapping if कब 1 1 मैपिंग कब होगा, इफ़ टी ऑफ एक्स बराबर टी ऑफ वाई, इमेजेस हम बराबर लेके चलें और एलिमेंट बराबर आ जाएं, ऐसा ये कहता है, विल इम्प्लाइज दैट कि एक्स बराबर वाई हो। ऐसी मैपिंग जिसमें हम इमेज को हम बराबर मान के चलें, टी ऑफ एक्स इमेज है, मतलब अगर यहाँ से ए सेट से हम एक्स ले रहे हैं तो बी में हमें कैसे एलिमेंट मिलेंगे, टी ऑफ एक्स टाइप के मिलेंगे। तो ये तो एक्स की इमेज है, टी ऑफ एक्स तो इमेज है। ऐसे ही कोई वाई होगा, उसको वाई जब लेंगे हम ए से तो टी ऑफ वाई मिलेगा। तो इमेज हम बराबर लेके चलें और हमको एलिमेंट बराबर मिल जाए, ऐसा 1 1 मैपिंग कहता है। जैसे हम एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यहाँ पे हम लोग ए सेट बनाते हैं, ए सेट, और यहाँ पे हम बनाते हैं बी सेट, एंड दिस इज योर मैपिंग टी।
ठीक है, दिस इज योर मैपिंग टी। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक, तो क्या होगा, ये वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे भेज देते हैं, ऐसे गया, ये वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे भेज देते हैं, ऐसे गया, और ये वाले एलिमेंट को हम यहाँ पे भेज देते हैं, ऐसे गया। ठीक है, भेज देते हैं कैसे भी, आप ऐसे ही भेज सकते थे, मतलब हर एक एलिमेंट को आपको यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट पे भेजना है। ठीक है, तो हमें क्या हुआ, हमें मिला टी ऑफ 1, टी ऑफ 1 क्या आया, मतलब हमने मैपिंग टी अप्लाई करी इस 1 पे, तो हमें इमेज क्या मिली, अल्फ़ा, तो टी ऑफ 1 आया अल्फ़ा, टी ऑफ 2 मिला बीटा, टी ऑफ 3 मिला गामा। ठीक है, ये हमें मिला। तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1-1 मैपिंग, ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1-1 मैपिंग, मतलब जहाँ पे डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन सेट, इसको कहते हैं कोडोमेन सेट, मतलब बी वाला जो सेट है वो पूरा पूरा कोडोमेन सेट है, और जिन एलिमेंट की हमें इमेज मिलेगी अगर उसको भी एक सेट में लेंगे तो उसको बोलेंगे रेंज सेट। तो रेंज सेट मतलब जहाँ पे इमेज जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम डोमेन से हर एक एलिमेंट को एक एक इमेज देते हैं, हर एक एलिमेंट को एक एक एलिमेंट पे पहुंचाते हैं, यानी हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज और यूनिक इमेज मिले, तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1-1 मैपिंग। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1-1। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमारे पास है कि एक मैपिंग टी है सच दैट जेड12 से लेकर जेड12, हमारे पास एक सेट है जेड12। ठीक है, अभी हम बताएंगे जेड12 क्या है। डिफाइन बाई किस तरीके से डिफाइन है, टी ऑफ एक्स बराबर 4x। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है, और अब हमें चेक करना है कि ये 1-1 है कि 1-2। ठीक है, 1-1 है, अभी तो हमने 1-1 पढ़ा है, हम चेक करते हैं कि ये 1-1 है कि नहीं। ठीक है, तो पहले हमारे पास दिया गया है टी सच दैट जेड12 से जेड12, टी दिया है जेड12 से जेड12। अब ये जो सेट है इसको बोलते हैं जेडन, अभी हम इसको ग्रुप थ्योरी में भी आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसे कहते हैं जेडन, और इसमें एलिमेंट आते हैं ऐसे, अगर ये n है तो इसमें n-1 एलिमेंट आएंगे, और कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे कर करके n-1 बार। ठीक, ये 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार n-1 बार। ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स, ये भी ऐसा लिखा जाता है, आप बस आपको भी यही याद रखना। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे जेड12 बना लेना है, हम बना लेते हैं। मैं जेड12 बना लिया। अब जेडन तो हमने डिफाइन कर दिया कि इस तरीके से आएगा, तो काम करते हैं, पहले जेड12 भी लिख लेते हैं। जेड12 में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो जेड12 में जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आएगा, क्योंकि n-1 जाना है। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 12 है तो 12 में से 11, तो जेड12 में कितने एलिमेंट हैं, 12 एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हमको 11 तक है। अब क्या करना है ज़रा देखें, ये हमने बना लिया है, ठीक है, और ये हमने मैपिंग ये हमने मैपिंग लगा दी टी। ठीक, अब यहाँ पे भी एलिमेंट लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 ही एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, और यहाँ पे भी 11 एलिमेंट है, क्योंकि मैपिंग कहाँ से है, जेड12 से जेड12 में है, मतलब सेम एलिमेंट आपके दोनों सेट में है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे, ये क्या है, जेड12, ये डोमेन सेट है, ये कोडोमेन सेट है। अब टी एक्स की जगह आप यहाँ पे t0 पहला वाला एलिमेंट रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 × 0, 4 × 0 तो 0 होता है, तो 0 कहाँ पे जाएगा, 0 0 पे जाएगा। ठीक है, 0 0 पे जाएगा। टी ऑफ 1 क्या होता है, टी ऑफ 1 मैपिंग के हिसाब से क्या आएगा, 4 × 1,
मतलब 4 इंटू 1 मतलब 4। एक्स जहाँ पे है वहाँ पे आपको 1 रखना पड़ेगा। अब एक्स जहाँ पे है वहाँ पे आपको 2 रखना पड़ेगा, तो 8। ऐसे ही टी ऑफ 3 कितना आएगा, टी ऑफ 3 आएगा 4 इंटू 3 12। अब देखिए यहाँ पे एक कमाल की बात है, ये जो सेट है ना इसका रोल क्या है मैं आपको बताता हूँ। 0 की मैं 0 पे चली गई, 4 इंटू 4। Z12 में जो 4 है वो 4 ही रहेगा, ठीक है। Z12 में जो ये 4 है वो 4 ही रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 तो 0, Z12 में 0 की Z12 में आप यहाँ पे 0 रखिए और टी ऑफ 0 हमें मिला 0, तो 0 की में जहाँ पे 0 पे जाएगी, लेकिन 1 रखने पे 4 मिल रहा है तो 1 की में जो है वो 4 पे जाएगी। एक्स में से अगर हमने ये वाले सेट से, Z12 वाले सेट से, डोमेन वाले सेट से हमने 1 उठाया, 1 को यहाँ पे पुट किया तो हमें वैल्यू मिली 4, तो ये 4 पे जाएगा। अब जो वैल्यू मिल रही है वो तो हमने यहाँ पे लिख दिए। ऐसे जब हमने यहाँ पे 2 पे देखा तो 4 इंटू 2 8 हो रहा है, चलो ये 8 पे जाएगा, इसको लिख लेते हैं। जैसे ही हमने 3 रखा तो हमें मिला 12। Z12 में 12 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या Z12 में आपको 12 दिख रहा है? Z12 में लास्ट एलिमेंट 11 है, और अब आपको Z12 में 12 तो है नहीं, यहाँ पे 12 कहाँ है? इस वाले सेट में 12 कहाँ है? इमेज के सेट में 12 कहाँ है? ऑर्डर के सेट में 12 है नहीं, तो यहाँ पे Z12 की जो वैल्यू होती है 12, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर ही होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 12 के बराबर होगी, यानी ये वापस 0 पे चला जाएगा, तो 3 वापस जाएगा 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 की वैल्यू Z12 में जब यहाँ पे रखेंगे तो 4, 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू जैसे पुट करें 12 आ गया, 12 यहाँ पे है नहीं तो वापस से 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा ही अभी मान के चलिए। आगे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे काम कर रहा है, बट अभी आपको ये मान चलना है कि जैसे ही 12 आ गया तो ये वापस यहाँ पे 0 पे चला जाएगा। टी ऑफ 4 देखिए, टी ऑफ 4 रखा तो क्या मिला? 16 मिला। अब क्या करना है, अब ये बड़ा नंबर है, ये 12 से बड़ा नंबर है, अब 16 की वैल्यू क्या खोजें? अब 16 की वैल्यू यहाँ पे तो है नहीं, तो अब 16 किसके बराबर है ये मैं चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 16 को 12 से भाग दे देंगे, 16 को हम 12 से भाग दे देंगे। यही काम अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे टी ऑफ 0 तो 0 हो गया, टी ऑफ 1 4 हो गया। जो ये आंसर आया है 4 को हमें पहले 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 से डिवाइड होगा क्या? 12 का 4 का भाग 12 में जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज़ 0 बार जाएगा तो एज इट इज़ 4 ही आ जाएगा। तो जो रिमाइंडर आता है बस हमें वही चेक करना। यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया तो 1 की इमेज 4 पे गई। टी ऑफ 2 क्या था हमारे पास? टी ऑफ 2 8 आ रहा है, तो इसको ऐसे कर लेंगे 12, ये भी नहीं भाग जाएगा तो 8 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 ही एज इट इज़ रखा आएगा। जैसे ही टी ऑफ 3 रखा, तो हमारे पास क्या गया? 12। अब 12 को 12 में भाग दीजिए, 12 को 12 में भाग दीजिए तो एक बार जाएगा 12 और रिमाइंडर आएगा 0। तो जो रिमाइंडर आएगा हमें उसे फोकस करना है। तो रिमाइंडर आया 0, इसलिए 3 क्या गया? 3 मैप हो गया 0 पे, इसलिए 3 यहाँ पे मैप हुआ, 3 मैप हुआ 0। अब 16 आया यहाँ पे 4 की वैल्यू रखने पे, तो 16 जब करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 4 आएगी, यानी जब 4 है तो 4 की इमेज 4 पे जा रही है। ऐसे ही 5 क्या होगा? 5 हो जा 20 होगा, ठीक है, 5 हो जा 20 होगा। और 20 को आप जब 12 से भाग देंगे, तो 12 कम 12, रिमाइंडर 8 आएगा, मतलब 5 यहाँ पे 8 पे जाएगा, और अब ये चलता रहेगा। अब मतलब आपको जो रेंज मिल रहा है या तो 0 मिल रहा है, या तो 4 मिल रहा है, या तो 8 मिल रहा है। तो जो रेंज सेट है, रेंज इज इक्वल टू 0, 4 एंड 8, ठीक है। रेंज आपके पास कोडोमेन के बराबर नहीं है, मतलब इधर जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उसकी जो इमेजेस मिलने वाली हैं या तो 0 मिलने वाली हैं, या तो 4 मिलने वाली हैं, या तो 8 मिलने वाली है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको जेडन का रोल समझ में आया? मतलब जब आप मैप्स में इधर वैल्यूज़ रख रहे होंगे, इन सब की वैल्यूज़ रख रहे होंगे, तो जो आंसर आएगा पहले आपको उस n से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा,
n हमारे पास 12 था, तो उस 12 से हमने उसको डिवाइड किया और हमने क्या चेक किया, हमने रिमाइंडर चेक किया। ठीक है, हमने रिमाइंडर्स को चेक किया, जो रिमाइंडर आएंगे बस हमको वहीं पे उसको मैप करना है। ठीक है, तो ये काम था करना। अब 1-1 मैपिंग क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। 0 की इमेज मिली 0 और फिर 3 की इमेज भी 3 की इमेज मिल के 0, कि नहीं 2 एलिमेंट की सेम इमेज मिल के 0, यूनिक इमेज नहीं मिली। ठीक है, अलग अलग 1-1 इमेज नहीं मिली। तो ये जो ऊपर T है, T such that Z12 से Z12 is not a 1-1, is not a 1-1 मैपिंग, is not a 1-1 मैपिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, T such that Z12 is not a 1-1 मैपिंग, तो ये 1-1 मैपिंग नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं T such that Z6 से Z6 सच दैट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। अब हमने T लिया इस तरीके से, T such that यहाँ पे हमने ले लिया 5x, पहले 4x लिया था और 4x के साथ साथ हमारे पास क्या था, Z12 था। अब हमने Z6 ले लिया और यहाँ पे 5x कर दिया। अब इसको चेक करना है कि 1-1 है कि नहीं। चलो चेक करते हैं, पहले Z6 को डिफाइन करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये होगा। तो Z6 में एलिमेंट कैसे आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक आएंगे। अभी जैसा मैंने पिछला बताया 5 तक आएंगे। ठीक है, उससे एक कम आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 6। अगर इसको हम Zn से कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, Tx हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5x। Tx हमारे पास दिया हुआ है 5x और मैपिंग हमारे पास T है वो Z6 से Z6 है। अब Z6 में एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो s की जगह हम फर्दर रखते हैं वैल्यूज़। तो पहले हम रखेंगे T ऑफ 0। T ऑफ 0 रखा तो 0 आएगा। चलो, T ऑफ 1 रखा तो कितना आया, 5 आया। T ऑफ 2 रखा तो 10 आया। T ऑफ 3 रखा तो 15 आया। T ऑफ 4 रखा तो 20 आया। ठीक है, T ऑफ 5 रखा तो 25। अब ये तो इधर आंसर आ गए। ठीक है, इधर तो आंसर आ गए। अब T ऑफ 0 तो हमेशा 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो आंसर आएंगे हमको इसको फर्दर चेक करना है कि, क्योंकि अब देखो ये तो 6 से छोटा है, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, ये तो 6 से छोटा है लेकिन ये 6 से बड़ा है। तो 6 में बड़ा है तो Z6 में 10 है नहीं, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि Z6 में 10 किसके बराबर होता है। Z6 में 10 किसके बराबर होता है, Z6 में 15 किसके बराबर होता है, Z6 में 20 किसके बराबर होता है, Z6 में 25 किसके बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तो हमको ये चेक करना पड़ेगा। तो 5 तो 5 के बराबर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 × 1 6, रिमाइंडर आया 4। तो ये 4 के बराबर है। ठीक है, ये 4 के बराबर। ऐसे शिफ्टिंग करेंगे, ये आएगा 6 × 2 = 12, या रिमाइंडर 3, ये 3 के बराबर है। ऐसे ये इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 3 = 18, यानी इसका रिमाइंडर 2 आएगा, और 6 × 4 = 24, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसको आप डिवाइड करके आपको सिर्फ रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, डिवाइड करके आपको रिमाइंडर चेक करना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान देना है कि डिवाइड करके आपको रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास T था और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट हैं Z6 के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 की इमेज 0 पे, 1 की इमेज 5 पे जा रहा है, 2 की इमेज 2 की वैल्यू आई थी 10, तो उसको हमने फर्दर Z6 में देखा क्या होता है, 4 के बराबर होता है, रिमाइंडर चेक कर दिया। तो 2 की वैल्यू हो गई 4, 3 की वैल्यू 3 हो गई, 4 की वैल्यू 2 हो गई, 5 की वैल्यू 1 हो गई। तो आप देखें सभी की यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब इसकी इमेज यहाँ पे ये 1 5 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, सबकी एक अलग अलग इमेज है, यूनिक इमेज है। तो ऐसी मैपिंग को हम कहते हैं 1-1 मैपिंग। तो हैंस T इज़ 1-1। जो ऊपर ये T है, ऊपर जो T है, T such that Z6 to Z6 डिफाइंड बाई TH बराबर 5x,
ये 1-1 मैपिंग है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बट इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास क्या है, एक रिज़ल्ट है। अब इससे रिलेटेड एक रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो अब आपके पास ये थोड़ा रहेगा कि अब आप चलिए सेट बनाएं, फिर आप उन सभी की इमेज चेक करिए, फिर आप देखिए कि वो किसके बराबर होगा, ठीक है, फिर आप ऐसे करके देखिए कौन किस पे मैच हो रहा है, सब की यूनिक इमेज आ रही है, ऐसे हमारा टाइम जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है, तो आप यहाँ पे नोट बना के लिखेंगे रिज़ल्ट। वो नोट क्या है कि हमारे पास अगर कोई टी मैपिंग है और वो टी मैपिंग ZN से ZN में, अब ये N 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। टी मैपिंग ZN से ZN में है, मतलब इधर भी ZN इधर भी ZN, और डिफाइन बाई TX बराबर AX, डिफाइन बाई TX बराबर A। अभी तक हम TX को कैसे डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नंबर था और फिर X। प्रीवियस एग्जांपल देखिए, प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, यहाँ पे TX, यहाँ पे कोई नंबर था फिर X, तो डिफाइन बाई TX बराबर AX वेयर A बिलोंग टू ZN। जो A होगा इसी ZN से आएगा, और ZN का सेट मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। अभी पिछले नोट में मैंने आपको बताया है कि ZN का सेट कैसे होता है। ZN के सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, 0, 1, 2, 3 और N-1 तक जाएंगे। तो ये जो A है वो ZN का ही है, वेयर A बिलोंग्स टू ZN, वेयर A बिलोंग्स टू ZN। जैसे यहाँ पे A क्या था 5, क्या 5 ZN में है, देखो 5 ZN में है। चलो पिछला एग्जांपल देख लेते हैं, पिछले एग्जांपल में क्या था, TX बराबर यहाँ पे 4, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 4, क्या 4 Z12 में है, तो A आपके पास क्या होना चाहिए, ZN में होना चाहिए। A आपके पास क्या होना चाहिए, A आपके पास ZN में होना चाहिए। तो TX बराबर AX इस तरीके से डिफाइन होगा, वेयर A बिलोंग्स टू ZN इज़ 1-1, ये 1-1 हो जाएगा, इज़ 1-1 इफ़ एंड ओनली इफ, तभी और तभी जब GCD आपके पास A और N का 1 हो, जब GCD आपके पास A और N का 1। अब आप लोग कन्फ्यूज है कि GCD क्या होता है। GCD का यहाँ पे मतलब होता है HCF, लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा होगा HCF वगैरह। तो कहने मतलब है कि ये जो A है और यहाँ पे जो N है कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे N की वैल्यू 6 है और यहाँ पे 5 है, 6 और 5 का HCF क्या होगा देख लेते हैं। जैसा हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं HCF निकालना, उस हिसाब से निकाल लेते हैं। 2 3 6, 3 1 और 5 की वजह क्या है, 5 एकम 5, तो 6 क्या आया, 6 आया 2 × 3 और 5 आया 5। बताइए कोई भी फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 2 5 के बराबर नहीं होता, 3 5 के बराबर नहीं होता, तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो 6 और 5 का यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर दिए क्वेश्चन में GCD ऑफ 6 and 5 1 हो गया, और जैसे GCD 1 हो गया T आपका क्या हो जाएगा 1-1। प्रीवियस एग्जांपल उसके जो पिछला वाला एग्जांपल था, यहाँ पे A की वैल्यू 4 है, यहाँ पे N की वैल्यू 12 है। 4 और 12 में क्या है भाई साहब, 4 और 12 का GCD क्या होगा, GCD वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब सबसे बड़ा वो नंबर आप निकालिए, सबसे बड़ा नंबर निकालिए जो 4 को भी डिवाइड कर रहा हो और जो 12 को भी डिवाइड कर रहा हो, ये होता है GCD, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर निकालिए जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 1 ही है, ठीक है। 1 से शुरू करते हैं, 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 5 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 4 किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 अपने आप को डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है जो इन सब को डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को देखना है, दोनों को। सबसे बड़ा नंबर 1 है, तो GCD 6 और 5 का 1 हो गया। अब ऐसे ही पिछले वाले एग्जाम्पल में देखिए, GCD का मतलब यही होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे A 4 है, तो 4 और 12 का GCD निकालिए, सबसे बड़ा नंबर बताइए, ठीक है, इसका GCD निकालिए। तो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा है,
4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। कौन? 4 एक ऐसा नंबर है 1 के बाद, सॉरी 1 और 2 के बाद 4 एक और नंबर हमको मिलता है जो 1 और 2 दोनों से बड़ा है और इन दोनों को भी डिवाइड कर रहा है। 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। उसके बाद आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, जैसे आप 4 को एक्सीड कर जाएंगे तो हो सकता है 6 मिल जाए, लेकिन वो सिर्फ इसी को डिवाइड करेगा, फिर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 4 एकमात्र ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों के लिए। सबसे बड़ा नंबर 4 है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इनकी जीसीडी 4 हो गई। लेकिन आप रिजल्ट देखिए, मैंने बोला है जब तक जीसीडी 1 नहीं आएगा, जब तक जीसीडी 1 नहीं आएगा, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों का सबसे बड़ा नंबर, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 होना चाहिए, तभी T 1 1 होगा, तभी T आपका क्या होगा? 1 1 होगा। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीसीडी 4 आया है और 4 1 के बराबर नहीं होता है। इसलिए देखिए ये वाला जो मैथ था T सच Z12 to Z12 डिफाइंड बाई TS बराबर 4x, ये आपका 1 1 नहीं आया। देखिए ये आपका 1 1 नहीं आया, T इज़ नॉट अ 1 1 मैपिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाया है तो इसी तरीके से आपको चलना है। यही आपका नोट्स है, यही आपका सब कुछ है, यही आपका सर्वे सरवार है, ठीक है। अगर आप इसको मान के चलेंगे तो आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आज के इतना रखते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने 1 1 मैपिंग पढ़ाया है, कल हम पढ़ेंगे ऑन टू मैपिंग। कल हम पढ़ेंगे ऑन टू मैपिंग, ठीक है। तो आज के इतना ही। आप सभी का स्वागत है संभव बैच में, और इस सेशन को आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो IIT मैथमेटिक्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास इतनी अफोर्डेबल प्राइस नहीं है कि वो 3000, 4000, 5000 का कोर्स खरीदें। तो आप हमारे चैनल से आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल काम ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सवाल भी लगाएंगे आपके साथ मिलके, PYQs भी लगाएंगे आपके साथ मिलके, मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है। हम आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ऑन टू मैपिंग का कल लेक्चर रहेगा। आज के बस इतना ही, क्योंकि आज का काफ़ी टाइम हो गया है। तो आज के बस इतना रहते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी समझ में नहीं आया है आप उसको यहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ और डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज, अपने डाउट और अपने सवाल भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9335671516, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे आप रिप्लाई कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे मैसेज करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।